पहली वीडियो जो आई थी सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल पार्ट 1, उसमें हमने बात की थी सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल आखिर होता क्या है, किन किन चीज़ों से सौरमंडल मिलकर बनता है, और सौरमंडल में ग्रह हैं, उनके ग्रहों के बारे में बात की। हमने ग्रहों को 2 भागों में बांटा था। तो जिन भी व्यूअर्स ने जो इस वीडियो पे पहली बार आए, जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है सोलर मंडल पार्ट 1, उसको देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सौरमंडल के जो शुरू के 4 ग्रह हैं, उन ग्रहों के बारे में डिटेल से समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। जिन प्रॉपर्टीज़ से, जिन विशेषताओं से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जॉब के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सौरमंडल के पहले ग्रह के बारे में, जिसको कहा जाता है बुध। बुध, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है मरकरी। मरकरी सौरमंडल का सबसे पहला ग्रह है और सूर्य के सबसे पास स्थित है। इसके बारे में पहली चीज, ये सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। बुध, मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जबकि बृहस्पति, जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सवाल पूछा जाता है कि सौरमंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, मतलब टेम्परेचर का रेंज सबसे अधिक पाया जाता है। टेम्परेचर का रेंज क्या होता है कि मिनिमम, न्यूनतम और मैक्सिमम, अधिकतम तापमान के बीच का जो गैप होता है उसको तापांतर बोलते हैं। तो सबसे अधिक तापांतर पाए जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? बुध। बुध पर सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। उसके पीछे कारण, क्योंकि बुध पर किसी प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। इस वजह से दिन के समय इस पर तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि सूरज छिपने के बाद रात के समय इस पर 150 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो सबसे अधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? बुध पर। उसके बाद में ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। इसका जो कक्ष है, एक चीज़ आप समझते चलें, जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूरी पर स्थित होता है उसका कक्ष उतना ही बड़ा होता है, इसलिए वो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ही लंबा समय लेता है। तो मरकरी या बुध सूर्य के सबसे पास स्थित है, इसलिए सिर्फ 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा देता है। इसके बाद में हम आते हैं अपने सबसे चहेते और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रह के बारे में, जिसको कहा जाता है शुक्र, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। इसके लिए इसके नाम पुकारने के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कभी कभी कहा जाता है भोर का तारा, भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार, और कभी कभी इसे कहा जाता है सांझ का तारा, मतलब इवनिंग स्टार। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीनस, शुक्र, पृथ्वी के सबसे पास स्थित है। इस वजह से, क्योंकि ये सूर्य की तरफ स्थित है, तो जैसे सुबह दिन निकलने से पहले, जब दिन सूरज निकलने वाला होता है और थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है पृथ्वी पर, तब अगर हम सूर्य की तरफ देखें तो थोड़ी सी हल्की सी झलक हमें वीनस की, शुक्र की मालूम देती है, और एक चमकते सितारे की तरह मालूम पड़ता है। जब सूरज निकल जाता है धूप, तो फिर हमें दिखाई नहीं देता। वैसे ही शाम के वक्त जब सूरज छिप जाता है और थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, अगर हम सूर्य की तरफ देखें तो हल्का से सितारे की तरह चमकता हुआ शुक्र मालूम पड़ता है। इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये दिन में दिखाई नहीं देता, ना ही रात में दिखाई देता है। ये सिर्फ सुबह में और शाम में दिखाई देता है, सूरज छिपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। दूसरी चीज़, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है।
जुड़वा बहन, आप जानते हैं कि जुड़वा किसको कहा जाता है? जो जिन दो लोगों में समानता ज़्यादा होती है, चेहरे में एक जैसे लगते हैं, हाइट में बराबर होते हैं, दिखने वाले में एक जैसे होते हैं, लंबाई बराबर होती है, कहा जाता है ये तो जुड़वा हैं। वैसे ही पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का, शुक्र का और पृथ्वी का जो आकार है और डेंसिटी या घनत्व है वो लगभग बराबर है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये सवाल पूछा जाता है। ये बहुत ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये सवाल कहीं पे आता है कि अब हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, हॉटेस्ट ग्रह कौन सा है, तो वो है वीनस, शुक्र। आप सोचेंगे कि सबसे पास में तो मरकरी है, सबसे पास में तो बुध है, तो बुध को सूर्य से सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए जो सूर्य के सबसे पास स्थित है, जबकि गर्म कौन सा है? वीनस, शुक्र। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वीनस का, शुक्र का जो वायुमंडल है उसमें 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, CO2 गैस पाई जाती है। और आप जानते होंगे कि CO2 गैस की क्या विशेषता है? ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, उसको अवशोषित कर लेती है और उसको रोके रखती है, उसको बाहर नहीं जाने देती। इसी वजह से जब 96% इस पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इस वजह से सूर्य से आने वाली किरणों को ये ट्रैप कर लेता है। बहुत घने बादल पाए जाते हैं इसके ऊपर। उसमें इस वजह से क्या होता है कि वीनस का तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500-600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण। इस वजह से ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, दूसरे नंबर पे होने के बावजूद भी। तीसरी चीज़, एक ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है हमारे वायुमंडल का जो अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमता है, मतलब अपना खुद का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक लंबे समय का सबसे अधिक समय लेता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, तभी तो हमारे यहाँ एक दिन रात 24 घंटे का होता है। और शुक्र, वीनस अपना ही एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लेता है। आप इससे अंदाज़ा लगाओ कितनी धीरे घूमता होगा ये, पृथ्वी के बराबर है लगभग। और पृथ्वी अपना चक्कर 24 घंटे में लगा देती है लगभग, और ये 243 दिन में अपना चक्कर लगा पाता है। बहुत धीरे घूमता है ये। तो अगर ये सवाल कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का, तो वो है शुक्र, वीनस। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। हमारे सौरमंडल में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं? जैसा हम जानते हैं कि पृथ्वी किधर से घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। मतलब पृथ्वी पर सूर्य पूर्व से निकलता है। हमारे सौरमंडल के ज़्यादातर ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। उन ग्रहों पर जो सूर्य निकलता है वो पूर्व से दिखाई देता है। जबकि हमारे सौरमंडल के 2 इम्पोर्टेंट ग्रह ऐसे हैं जिन पर जो उल्टे घूमते हैं इस दिशा के, वो किधर से घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। और इन ग्रहों पर सूर्य पश्चिम में चमकता है। तो सवाल ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन पर सूर्य पश्चिम से निकलता है? तो ये 2 ग्रह हैं, आप इनको ऐसे याद कर लें। सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह जिसको कहा जाता है वीनस, शुक्र, और पीछे से दूसरे नंबर का ग्रह जिसको कहा जाता है अरुण, यूरेनस। मतलब ये 2 नंबरी, दोनों 2 नंबरी का, आगे से 2 नंबर और एक पीछे से 2 नंबर, ये दोनों ही उल्टे घूमते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ये दोनों 2 नंबरी हैं और दोनों ही उल्टा घूमते हैं। तो ये शुक्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा तीसरा ग्रह आता है पृथ्वी।
पृथ्वी पर हम रहते हैं। पृथ्वी के बारे में तो डिटेल से जानेंगे हम, बहुत डिटेल से, लेकिन अभी जब हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, सारे ग्रहों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते चल रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पृथ्वी को क्यों छोड़ा जाए, पृथ्वी के बारे में थोड़ा समझते चलें। पहली चीज़, पृथ्वी ही सिर्फ ऐसा ग्रह है हमारे सौर मंडल में जिस पे लाइफ है, जिस पे जीवन है, बाकी किसी ग्रह पर लाइफ नहीं है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है, और पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में, अपना घूर्णन करने में, अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में ये 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। मतलब एक साल, जिसको हम एक साल बोलते हैं, एक साल कितने का होता है? 365 दिन और 6 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अपने कक्ष में सूर्य के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है, जबकि वो अपने अक्ष पर खुद का चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल ऑप्टिमम, अनुकूल दूरी पर स्थित है। ऐसी दूरी जिस दूरी पर जल तरल अवस्था में रह सकता है और वायुमंडल विकसित हो सकता है और जीवन की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, जिस दूरी पर ना तो बहुत अधिक तापमान पाया जाता है और ना ही बहुत कम तापमान पाया जाता है। ऐसी स्थिति में ही जीवन उत्पन्न हो सकता है, जीवन पैदा हो सकता है। तो ऐसी दूरी किसी तारे से, किसी सितारे से या किसी सूर्य से, ऐसी दूरी जिस दूरी पर जीवन की संभावनाएं अधिक होती हैं, उस दूरी को, उस जोन को, उस बेल्ट को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होती है। गोल्डीलॉक्स जोन, या इसको हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है, हैबिटेबल जोन, ऐसी बेल्ट जिसमें जीवन की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो आज साइंटिफिक कम्युनिटी, वैज्ञानिक जो समुदाय है, वो ब्रह्मांड में ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि किन ग्रहों पे जीवन हो सकता है। तो बहुत सारे टेलीस्कोप के माध्यम से वो बहुत सारे ग्रहों को देखते हैं और उनसे उनके सूर्य की, जिस सूर्य के आसपास वो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उन ग्रहों की दूरी को देखते हैं और उस ग्रह को डीपली अध्ययन करते हैं उस ग्रह का। क्योंकि अगर वो ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में बिलियंस ट्रिलियंस ग्रह हैं, तो सब ग्रह को जानना, इतनी दूरी तक पहुंचना मुमकिन नहीं है अभी। तो जो सबसे करीबी हमारा सितारा है, जो करीबी सितारे हैं जिनको हम टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनमें से उन ग्रहों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उन ग्रहों को छांट लिया जाता है अध्ययन करने के लिए जो गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं, जो इतनी दूरी पर स्थित हैं अपने सितारे से जितनी दूरी पर पृथ्वी स्थित है। तो इसी कंसेप्ट को हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने चौथे ग्रह की तरफ। ये ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको कहा जाता है मंगल, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मार्स, MARS। पहली चीज इसके बारे में, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल का जो धरातल है, मंगल का जो सरफेस है, उस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, उस पर आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए वो लाल दिखाई देता है। दूसरी चीज, मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये समानता है।
दूसरी चीज़, मंगल अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 25 घंटे का समय लेता है। तो दिन और रात की जो लंबाई होती है मंगल पर, वो पृथ्वी के अपरावर, पृथ्वी के आसपास होती है। जब पृथ्वी पे 24 घंटे होती है, इस पे 25 घंटे होती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं, पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है चंद्रमा। इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है डीमोस और दूसरे का नाम है फीबोस। इनके नाम याद कर लो। मंगल के 2 उपग्रह, उनके नाम डीमोस और फीबोस। फीबोस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़, फीबोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फीबोस। किसका उपग्रह है वो? मंगल का। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब फीबोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, तो आखिर सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप इस ट्रिक से याद कीजिए कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जुपिटर। जो सबसे बड़ा ग्रह, उसके पास ही सबसे बड़ा उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम है गैनीमेड। गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है। सबसे छोटा उपग्रह फीबोस और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। फीबोस किसका उपग्रह है? मंगल का। गैनीमेड किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। में आप एक चीज़ पृथ्वी के बारे में और जान लें। इतनी चीज़ जानने के बाद में, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। मतलब पृथ्वी की जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि वीनस का जो घनत्व है वो 5.4 है, लेकिन पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है पूरे सौरमंडल में। तो अगर पूछा जाए सवाल कि हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो हमारे पृथ्वी सबसे भारी ग्रह है हमारे सौरमंडल का। मंगल पे जीवन की संभावनाएं सबसे अधिक हैं, इसलिए मंगल बहुत इंटरेस्टिंग ग्रह हो जाता है। ये पृथ्वी के पास स्थित है और हैबिटेबल जोन, गोल्डीलोक जोन्स के आसपास भी ये स्थित है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, मंगल हैबिटेबल जोन में रहा करता था। इस पे लाइफ थी, इस पे जीवन था, लेकिन इस समय इस पे जीवन नहीं है। लेकिन इस पे बहुत सारी डिस्कवरीज और साइंटिफिक इनोवेशंस, साइंटिफिक काम चल रहा है मंगल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। और एलन मस्क की ये विचार है, ये कोशिश है कि 2030 तक मंगल पर एक कॉलोनी बसाई जाए, मानव की कॉलोनी बसाई जाए। और मंगल पर जीवन की, अगर हमारे सौरमंडल में ग्रहों को जाना जाए तो मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन की सबसे अधिक संभावना है। पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी पे तो जीवन है लेकिन और किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। अगर संभावनाओं की बात की जाए तो मंगल पर सबसे अधिक संभावनाएं हैं जीवन की। इन ग्रहों के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे पृथ्वी के इकलौते और चहीते ग्रह के बारे में। क्योंकि वैसे तो हम ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं अभी, लेकिन उपग्रहों के बारे में जब बात आएगी तो चंद्रमा सबसे करीब है पृथ्वी के, और हमें सबसे बड़ी बात हमको दिखाई देता है, हम इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा के बारे में जानना ज़रूरी है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा या मून कहा जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पहली चीज़, एक बार एक सवाल आया था यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में
कि फोसिल प्लेनेट किसे कहते हैं, जीवाश्म प्लेनेट किसे कहते हैं, जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है क्योंकि यहाँ पे ग्रह शब्द लगा हुआ है, प्लेनेट शब्द लगा हुआ है, जीवाश्म ग्रह कैसे कहते हैं। अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है वो ग्रह किसी इन 8 ग्रह में से किसी ग्रह को एक को मानकर उस पर टिक लगा के आ जाएगा, लेकिन वो गलत है। जीवाश्म ग्रह मंगल को चंद्रमा को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता, चंद्रमा पर किसी प्रकार की बैक्टीरियल एक्टिविटी या कोई भी डिकम्पोजिशन नहीं होता। इसका मतलब अगर चंद्रमा पर कोई चीज़ रख दी जाए तो वो हमेशा के लिए लाखों करोड़ों वर्ष तक ऐसी ही रखी रहेगी जैसे रख देते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम कोई चीज़ फेंक देते हैं, लकड़ी हो या कोई और चीज़ हो, वो समय के साथ गल और सड़ जाती है, उस पर बैक्टीरियल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको डिकम्पोजिशन, उसको समय के साथ वो डिकम्पोज हो जाती है, उसका विखंडन हो जाता है। लेकिन चंद्रमा पर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इस पर कोई चीज़ अगर रख दी जाए तो लंबे समय तक, करोड़ों वर्ष तक वो ऐसी रखी रहेगी। दूसरी चीज़, चंद्रमा की जो धूलन अवधि है, धूलन और परिभ्रमण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो ये दोनों समान हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सिर्फ चंद्रमा ही ऐसा उपग्रह है जिसकी धूलन और परिभ्रमण अवधि समान है। इसका मतलब ये अपने अक्ष पर घूमने में और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में बराबर समय लेता है। कितने दिन का समय लेता है? ये 27 दिन और 8 घंटे का समय लेता है। इतनी समय में ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाने में इतना समय लेता है, और उतने समय में ये अपने अक्ष पर घूमता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें सिर्फ चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है, बाकी पीछे रहता है, वो हमें नज़र नहीं आता। सबसे पहले 1969 में पहली बार मानव ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी चंद्रमा की धरातल पर उतरे। जिस मिशन के तहत गए थे उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 के मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा की धरती पर उतरे। और चंद्रमा का जो उत्तरी गोलार्ध है, चंद्रमा का जो उत्तरी गोलार्ध है, जो हमें रात में जब हम चांद को देखते हैं कुछ ब्लैक कलर के डार्क स्पॉट मालूम पड़ते हैं, कुछ दाग से मालूम पड़ते हैं, वो चंद्रमा का मैदानी भाग है, धूल का मैदान है। इस धूल के मैदान को शांति का सागर या इंग्लिश में इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। ये चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये धूल का मैदान है। इसी मैदान में सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग या अपोलो मिशन उतरा था, चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में। एक चीज़ और आप इसके बारे में जान लें, चंद्रमा के बारे में, सबसे करीबी ग्रह हमारा उपग्रह है और इससे करीबी कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं पड़ता पृथ्वी से, इसलिए ये इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना इसके लिए। चंद्रमा की अध्ययन करने का जो साइंस है उसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी मतलब चंद्रमा की अध्ययन करने की जो शाखा है उसके अध्ययन करने को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि अमावस्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यू मून। ये कब उत्पन्न होता है? दूसरा होता है पूर्णिमा।
पूर्णिमा को कहा जाता है फुल मून। ये स्थिति कब जनरेट होती है, कब उत्पन्न होती है? तो एक डायग्राम की हेल्प से इसको आप समझ लो। मान लीजिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी मून। ऐसी स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, उस स्थिति को हम अमावस्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं। क्योंकि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य के तरफ वाला जो आधा भाग है, ये वाला, इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और ये चमकता है। लेकिन पृथ्वी की तरफ इसकी बैक साइड होती है जहाँ पे अंधेरा होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको अमावस्या या न्यू मून कहा जाता है। दूसरी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। उस स्थिति में क्या होता है, मान लीजिए ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, चंद्रमा बाहरी तरफ आता है, तो ये वाला भाग ये सूर्य के सामने होता है, इस पर सूर्य की लाइट पड़ती है, ये चमकता है और पृथ्वी से हमें ये पूरा चमकता हुआ मालूम पड़ता है। इसी अवस्था को, इसी स्थिति को हम पूर्णिमा कहते हैं। इस वाली स्थिति को हम अमावस्या बोलते हैं। ये आप याद रखें, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो अमावस्या होती है, न्यू मून होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पूर्णिमा होती है। एक चीज़ और, चंद्रमा की जो ग्रेविटी है, चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो बहुत कम है। ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा का, वो बहुत कम है। पृथ्वी के मुकाबले वो 1/6 है। इसी वजह से इस पे किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि ग्रहों की जो ग्रेविटी होती है वो अपने वायुमंडल को रोके रखती है, जकड़े रखती है। जबकि जिन ग्रहों पर, जिन प्लैनेट्स पर, जिन आकाशीय पिंडों पर, जिन आकाशीय बॉडियों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम पाया जाता है तो वो अपने वायुमंडल को रोक नहीं पाते और वायुमंडल स्पेस में चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के मुकाबले में 1/6 चंद्रमा पर ग्रेविटी पाई जाती है। अगर कोई आदमी पृथ्वी पर 60 kg का है, चंद्रमा पर जाने के बाद अगर वो तोला जाए तो वो 10 kg का बैठेगा। तो हमने इस वीडियो में शुरू के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों के बारे में डिटेल से जाना। इन चारों ग्रहों की विशेषताओं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से समझा। ये सवाल जो हमने आपको बताए हैं ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक, ये सारी बातें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद में हमने चंद्रमा के बारे में डिटेल से बात की। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, जो हमने आपको पढ़ाया वो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगले वीडियो में हम क्षुद्र ग्रह पट्टी से बाहर की तरफ जो 4 ग्रह स्थित हैं, जिसमें जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों के बारे में और सूर्य के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे।